आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज डे 4 हो गया हमारी अपनी आंसर राइटिंग सीरीज़ का। उसमें आज को आपको लिखना है पटना कलम चित्रकला। इतना स्पेस आपको मिल जाता है, मैंने इसी हमारी कॉपी लेके आई हूँ ताकि आपको आइडिया मिल सके। इंट्रो में आप क्या कर सकते हैं कि भाई ये स्थानीयता से प्रभावित था पटना कलम चित्रकला, और पटना के क्षेत्र के आसपास क्षेत्र में ये हमारा विकसित हुआ था। और किस कारण से हुआ था? मुगल काल के पतन के कारण से हुआ था। तो इंट्रो में ये सारे जो की पॉइंट्स है आपको लिख देना है। अब क्या करना है एक आपको कि थोड़ा सा आप हिस्ट्री दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले मैप बना लेना है आपको। तो इस तरह से आप मैप बना लीजिएगा इंडिया का, और आपको बस इतना ही पार्ट दिखाना है क्योंकि इस वाले एरिया को। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पहले दिल्ली में था, दिल्ली में इनका वही क्षेत्र था। तो पर क्या हुआ, औरंगजेब के काल में इनको प्रश्रय नहीं दिया गया। फिर ये हमारा मुर्शिदाबाद में आ गए थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे भी मतलब मीर जाफ़र द्वारा इनको प्रश्रय दिया गया। उसके बाद जो उसके पुत्र आया मीरन, उसने क्या किया गया, उनको मुर्शिदाबाद से भी प्रश्रय नहीं दिया, और फिर ये पटना के क्षेत्र में आए। हमारा ये बिहार वाला इलाका हो गया। तो इस तरह से पटना में आए और उन्होंने यहाँ पे पटना कलम का विकास किया। तो ये थोड़ा सा आप अपनी क्रोनोलॉजी सेट कर सकते हैं। और एक ये कर सकते हैं कि जब भी आप मैप बनाएं तो उसको उनको बॉक्स में बना दें ताकि वो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या आते हैं, सीधा हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है क्योंकि हमारा 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको अपना जल्दी लिखने का टाइम होना चाहिए। उसमें क्या करेंगे कि अब विशेषताएँ आ जाएंगी, और आपको इतना ही पेज मिलता है, इतना ज़्यादा पेज नहीं मिलता जितना कि आप अपनी कॉपी में बना रहे हैं। अब विशेषताएं आएंगी तो सबसे पहले हम क्या दिखा देंगे कि चित्र कहाँ बनते थे, चित्रों की अवस्थिति पता चल जाएगी। तो डाल सकते हैं कि कागज़ पे बनते थे मुख्यतः, परंतु विशेषता प्रदान करने के लिए क्या करते थे, हाथी दांत, ठीक है, धातु, शीशा, चमड़ा पे बनाया जाता था। अब दिखा देंगे। अब इस पे ये वाला पॉइंट पे आ गया आपका, इधर इस तरह से। अब पॉइंट आता है कि इतना पेज तो आपका यहाँ से रहेगा इस तरह से। अब करेंगे हम, दिखाएंगे कि ये क्या थी, एक हमारी मिश्रित शैली थी। तो मिश्रित शैली थी। तो अब हम यहाँ पे एक वेन डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। तो आपको थोड़ा सा ना अपना जो आंसर है उसको प्रेजेंटेबल बनाना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको बनाने में, और आप अपनी बात को जल्दी कह पाते हैं इस तरह से है। और नहीं तो आप इसको लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं कि ये मुग़ल शैली से प्रभावित थी, और ये अंग्रेजी शैली से भी प्रभावित थी, और इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी, ये स्थानीयता से भी प्रभावित थे। तो ये स्थानीय शैली भी थी। और ये हमारा क्या हो गया, इसका कोर में पटना कलम हो गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब देखेंगे हम अपना विस्तार क्षेत्र दिखाएंगे कि भाई कौन कौन से क्षेत्र में हमारा हुआ था ये। तो पहले बिहार का मैप बना दीजिए। एक्चुअली मैं कभी भी इस पर आपको बना के नहीं दिखाई हूँ, और मुझे इतना इस पर प्रैक्टिस करने का आइडिया नहीं है, तो बिहार थोड़ा सा गलत भी बने तो देख लीजिएगा। तो यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ पे पटना क्षेत्र, इसी वाले में इसमें सब मेंशन कर देना है। और यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देना है कि आरा वाला क्षेत्र में भी ये विकसित हुआ है। तो यहाँ पे आपको दीवान मोहल्ला, ठीक है, अपना लोधी कटरा और दानापुर और मुगलपुरा, ये सब क्षेत्र दिखा देना। बस मैं आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा प्रेजेंटेबल के लिए। देखो कंटेंट सबका मैं देख रही हूँ, नोटिस कर रही हूँ, सबका सेम है और वही रहेगा, पर आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि उसको आंसर चेक करने में आपको दिक्कत ना हो। अब आपने मैप बना दिया, सीधा अपने क्षेत्र दिखा दिए, आपने इस तरह से वेन डायग्राम बना दिया है, इधर भी मैप दिखाया है, तो सिर्फ ना कहीं एक ही आप आंसर में इतने सारे चीज़ें दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं उस पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और उसको आंसर चेक करने में भी बहुत आसानी होगी। अब दिखा देंगे हम अपना चित्र का विषय दिखा देंगे कि चित्र का विषय क्या था, रंग और ब्रश के लिए क्या यूज़ करते थे हम, वो दिखा सकते हैं। फिर कलाकार दिखा सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट से इस तरह से आपको ख़त्म कर देना है। ज़्यादा पेज आपको नहीं मिलता है। मोस्टली क्वेश्चन ये पूछे जा रहे थे कि कितना पेज मिलता है, तो मैं बता चुकी हूँ इतना ही स्पेस रहता है बीपीएससी में लिखने के लिए। और इसमें इतने वाले एरिया में आपको एक तो इंग्लिश में लिखा रहेगा और एक हिंदी में लिखा रहेगा, उसमें टिक करना होगा। इस तरह से बॉक्स रहेगा वो, और टिक करना होगा अगर आप जो कर रहे हैं, और करके फिर इतना ही आपको स्पेस मिलेगा अगर 7 से 8 है। अगर आपका क्वेश्चन 6 मार्क्स का है, क्योंकि अब से बीपीएससी हिस्ट्री में 6 क्वेश्चन ला दिए, तो सिर्फ आपको 1 पेज मिलेगा लिखने के लिए। ये पॉइंट आ चुका है। अब आज का जो क्वेश्चन है हमारा, एक हिस्ट्री का कवर कर चुके हैं हम लोग। अब हम करेंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हमारा पॉलिटी का होगा। अब पॉलिटी का क्वेश्चन जो है देख लेते हैं। ये है 69 बीपीएससी का क्वेश्चन है। एक बार मैं लिख लेती हूँ कि भारतीय संविधान से
संबंधित मूल ढांचे के सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इतने में तो आपका आंसर क्वेश्चन लिखा रहेगा। अब आपको पास इतना स्पेस बचता है, उसी स्पेस में आपको मेंशन करना है, क्योंकि मैं बहुत देख रही हूँ कि आप आंसर जो भेज रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कंटेंट के अकॉर्डिंग भेज रहे हैं और टाइम भी ज़्यादा लग रहा होगा। तो आपको उतना ही स्पेस में लिख के देना है और उतना ही आपको प्रेजेंटेबल बनाना है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं लगना चाहिए आपके लिखने में, क्योंकि कम से कम आपको 5 से 6 मिनट में तो शुरुआत में लिखने में लगेगा ही, और फिर उसके बाद इसको हमें 4 से 5 पे लाना है। बहुत मुश्किल होता है 4 से 5 पे लाना, तो उसके लिए इतना ये हो सकता है कि आप अपने आंसर्स को छोटा बनाएं और अच्छे से प्रेजेंट करें। तो अब जैसे कि आप इसमें की पॉइंट क्या पकड़ते हैं, मूल ढांचे का सिद्धांत जो है, ठीक है, और क्या करना है, इसकी आलोचना करनी है। हमारा ये पॉइंट आ चुका है हमारा। तो मूल ढांचे को बता सकते हैं कि भाई ये मूल ढांचे से सिद्धांत से अभिप्राय ये है कि संविधान के मूल तत्वों में क्या होने चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कब दिया गया था, हमारा केशवानंद भारती जो मामला आया था उसके तहत दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया था, हमारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था 1973 में। तो ये बस आपको मेंशन कर देना है। अब दिखा देना, देखो मैं आपको बस कंटेंट के लेवल पे तो आप खुद ही पढ़ रहे हो, पर मैं आपको प्रेजेंट करने का तरीका इसलिए दिखा रही हूँ कि हर बार बच्चा बिल्कुल सिंपल में लिख देता है और ऐसा लग रहा है कि नोट्स बना के मुझे दे रहा है, वो नहीं करना है। और किसी ने एक जगह तो ब्लैक पेन यूज़ किया है या फिर ब्लू पेन यूज़ किया है, नहीं, एक ही पेन यूज़ करना होता है आपको, या तो ब्लैक यूज़ कीजिए या आप ब्लू पेन यूज़ कीजिए। अब दिखा देंगे हम कैसे कर सकते हैं कि मूल ढांचे के सिद्धांत के तत्व, अब इसको ऐसे कीजिए, और जो भी इसके तत्व है इस तरह से आप दिखा सकते हैं, या आप ट्रायंगल बनाइए, कुछ भी बनाइए, जो जो तत्व हैं इसके वो दिखा सकते। इतने में आ गया। अब दिखा सकते हैं इस तरह से कि थोड़ा सा सकारात्मक दिखा देंगे हम, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि पूछा नहीं गया है, सिर्फ हमारा आलोचनात्मक पूछा गया है, पर थोड़ा सा पॉइंट है तो हम दिखा सकते हैं कि कैसे ये हमारी जो FR है, मूल अधिकार, उसकी सुरक्षा करता है, संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, विधि के शासन की स्थापना करता है, लोकतंत्र की सुरक्षा करता है, तो वो सब दिखा देंगे। अब मेन पॉइंट जो आता है ना, थोड़ा सा ही दिखाना है आपको, ज़्यादा नहीं दिखाना, कि क्वेश्चन जो पूछा गया उसमें ज़्यादा आपको अपना कंटेंट लिखना है। अब थोड़ा सा आलोचनात्मक पक्ष लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिख देंगे और इस तरह से आपको इसको बॉक्स बना देना है, क्योंकि आप जो आंसर लिख रहे हैं उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बनाना है। अब यहाँ से इधर से खींचेंगे और दिखा देंगे कि ये पूर्ण सूची नहीं है, और इस तरह से भी कर सकते हैं कि ये SC द्वारा प्रदान नहीं की गई है, नहीं कर की गई है, परंतु समय समय पे इसको जो क्या करें, अपने विभिन्न विवादों के माध्यम से इसको स्पष्ट किया जा रहा है। अब क्या करेंगे, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, न्यायिक अति सक्रियता को बढ़ावा दे रहा है। अब क्या हुआ था, जो 99 संशोधन हुआ था, ठीक है, वो हमारा इसको रद्द कर दिया। अब उसकी जगह वही जो कॉलिजन प्रणाली अभी भी चल रही है, ये क्या करता है, संतुलन की स्थिति को खराब करता है, क्योंकि ये जो न्यायपालिका है वो विधायिका के क्षेत्र में हमारा हस्तक्षेप कर रही है। जो 50 है, अनुच्छेद 50 क्या बोलता है कि हस्तक्षेप नहीं करेंगे सब, वो सॉरी वो तो उस पर है कि कार्यपालिका और विधायिका का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सॉरी, परंतु जो हमारे शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत है उसको हम लिख सकते हैं कि शक्ति के पृथक्करण की जो सिद्धांत है उस पर उल्लंघन करती है हमारा। अब इस तरह से दिखा देंगे, कहीं ना कहीं जो विधायिका का जो बनाया गया है वो क्या है, जनता का फैसला है, वो जनता के फैसले को प्रश्न चिन्हित करता है। तो इस तरह से होगा, और फिर लोगों का क्या होगा कि हमारा विश्वास कम होगा विधायिका में, सब न्यायपालिका के चले जाएंगे,
और विधायिका में क्या होता है कि विधायिका को जवाबदेहिता होती है, उनको हर 5 साल बाद आना होता है, तो उस तरह जवाबदेही है। पर न्यायालय जवाबदेही नहीं होती है, तो उस तरह से वो कुछ भी बना सकते हैं। तो पॉइंट पे आ जाएंगे। अब सिर्फ अब अपना निष्कर्ष लिख देंगे इतने पॉइंट्स में, बस 2 से 3 लाइन में, आपको और कुछ नहीं करना है। इससे क्या होती है कि भारतीय संविधान में मूल ढांचे का सिद्धांत स्थिरता भी प्रदान करता है और गतिशीलता भी प्रदान करता है, और जो कहीं ना कहीं जो वे है विधि का शासन और संविधान की सर्वोच्चता भी बनी रहती है, और वर्तमान जो आवश्यकता है उनकी भी पूर्ति होती रहती है। तो इस तरह से आप अपना आंसर्स कर सकते हैं। तो आई होप आपको डे 4 का जो है टारगेट आपको मिल गया होगा कि ये सब टारगेट है आज आपका। 2 आपको आंसर लिखने, दोनों शॉर्ट्स लिखने, एक पॉलिटी का है और एक आपका है हिस्ट्री का।